हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखना फ्रेंड्स, ना आज मैं एक भूलें। एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1 है ये। इसके और भी पार्ट्स मैं बनाऊँगा, तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 पेरिस में स्टेट ऑफ अलार्म यानी खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि किंग जो है उसने ट्रूप्स को ये कमांड दिया है कि वो मूव करें। यानी मतलब होता है ना, लोग बहुत सारे ट्रूप्स जाते हैं सिटी में, ऐसे ही राउंड पे जाते हैं ना, देखने के लिए कुछ गड़बड़ तो हो नहीं रहा है। और वहाँ पे उस समय में एक र्यूमर फैला था कि किंग ने ट्रूप्स को ये आदेश दिया है कि कोई भी उनके सामने अगर आए उसे ओपन फायर यानी देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर था। और वहाँ पे कुछ 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठा हुए थे। कहाँ? टाउन हॉल के सामने। टाउन हॉल क्या है? जैसे किंग ये सब का जो होता है ना, जहाँ पे वो किंग्स रहते हैं, जहाँ पे बैरक, ये सब को टाउन हॉल उस समय कहा जाता था। तो और जो पीपल्स रहते हैं, पीपल्स वो लोग क्या करने लगते हैं, अब वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं आखिर? आर्म्स को सर्च करने। आर्म्स क्या होता है? यानी हथियारों को सर्च करने के लिए, ताकि वो किंग से लड़ सके। क्योंकि किंग अब ये तो कर चुका है, क्या भले सचमुच में किंग ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि ओपन फायर करने का, वो उन लोगों को र्यूमर मिला था। तो इसीलिए उन लोगों ने अब ये क्या, उन लोगों ने उस र्यूमर को सच मान लिया, और इसलिए वो लोग अब किंग के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। जब मरना ही है तो उसको मार के मरते हैं। फाइनली एक ग्रुप, उन लोगों ने सेवरल ग्रुप्स में मतलब खुद को डिवाइड कर लिया, अलग अलग जगह जाने लगे गवर्नमेंट ऑफिस में। तो कुछ 100 पीपल्स मिलके पेरिस का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे जाके, जो वहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, बेस्टाइल, जहाँ पे एक प्रिजन था, यानी जो तहखाना एक तरह से, जहाँ पे मतलब जुर्मियों को मतलब कैद किया रखा जाता है, जेल मान लीजिए एक तरह से। तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे जो कमांडर या ऑफिसर्स जो थे, उन्हें उन लोगों ने मार दिया। बेस्टाइल जो कमांडर ये सब थे, और जो भी प्रिजनर्स थे, मतलब जो भी कैदी थे, उन्हें आज़ाद कर दिया। आप लोग सोच रहे हो कितने सारे कैदी होंगे, तो नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी थे वहाँ पे। और फिर उन लोगों ने जो भी मतलब गुस्सा उन लोग को किंग के ऊपर आ रहा था ना, तो उस सारी गुस्सा को उन लोगों ने बेस्टाइल पे निकाल दिया। कैसे? बेस्टाइल को पूरी तरह से तबाह करके। जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं, ये बेस्टाइल है। जो फिगर देख रहे हैं, ये है बेस्टाइल। ये लोग हैं जो उस पर आक्रमण कर रहे हैं। बेस्टाइल देख सकते हैं, पूरा धुआं धुआं हो चुका है, पूरा तबाह हो चुका है, और भी बुरा हालत होगा बेस्टाइल का। और फिर क्या होता है, बेस्टाइल को मतलब उसके पत्थरों को मतलब इतना तोड़ तोड़ के फिर उन पत्थरों को मार्केट में सोल्ड करते हैं एज अ सुमीनियर। क्योंकि उस समय फ़ोटोज़ ये सब होते नहीं थे कि हम लोगों ने आज बेस्टाइल्स को तोड़ दिया इस तरह से, मतलब कि किंग के खिलाफ एक हम लोगों ने इवेंट किया, एक तरह इसे इवेंट मान के चलिए। और भी हम लोग इस बारे में जानेंगे, और आखिर इतना सब चीज़ हो क्यों रहा है पेरिस में, इतना मतलब क्यों बना हुआ है भयानक सा स्थिति। तो अब वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ समय में पहले जो पेरिस है, उसमें जो कंट्री साइड्स यानी पेरिस के जो कंट्री साइड्स हैं, पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। तो फ्रांस, पेरिस जैसी अलग अलग फ्रांस में जो है, ऐसे ही जो छोटे छोटे जगह होंगे, तो वहाँ वहाँ भी इसी तरह का रिवॉल्ट हो रहा है। तो अब ये सब क्यों हो रहा है, ये सब वही सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हाँ, ये चीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आज के समय में, जो हम लोग जो जैसे जी रहे हैं ना, वो उसका मेन रीज़न इसको भी कह सकते हैं। इस साल हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक चीज़ ये बताया कि इसका एक कारण क्या है कि हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, मतलब हाई प्राइस ऑफ ब्रेड।
जो ब्रेड होता है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, जो ब्रेड है ना, तो जो ब्रेड्स होते हैं तो मतलब वहाँ पे रेगुलर फूड है एक तरह से देखा जाए। जैसे हम लोग को क्या क्या चाहिए रेगुलर फूड्स में, हम लोग का आ जाता है रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया। उसी तरह उन लोगों का ब्रेड होता है, ब्रेड हो गया, टोबैको हो गया, ये सब। तो अब उन सब के प्राइसेस बहुत हाई हो गए, तो लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी अब ना। और जो फ्रांस का किंग है वो भी बुरा है, आखिर वो भी कुछ मतलब बुरा ही होगा उन लोग के नज़र में। तब ना एक झटके में र्यूमर को मतलब सच मान लिया, वरना अगर कोई मतलब लोगों के लिए अच्छा राजा होता तो लोग कहते ना ये र्यूमर सच नहीं हो सकता, हमारा राजा ऐसा है, ये नहीं हो सकता। और जो हिस्टोरियंस जो रहते हैं ना, मतलब जो हिस्ट्री को लिखते हैं, हिस्ट्री सब, तो वो लोग कुछ समय बैक में पूरा देखते हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन आया है ना, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। जैसे ये एक पर्टिकुलर बेस्टाइल जो डिस्ट्रॉय हुआ वो एक इवेंट है, तो इसी तरह बहुत सारे तरह तरह के इवेंट्स हैं। तो अब वही इवेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसका फाइनली अल्टीमेटली इसका क्या होगा फिर, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, मतलब किंग फ्रांस में किंग को हटा दिया जाएगा। तो वही पढ़ने वाले कैसे ही सब होगा, और ये जो आउटकम यानी ये जो जो आएगा, ये जो भी चीज़ होगा इसके कारण जो मतलब आउटकम आएगा वो किसी मतलब बहुत सारे लोगों के लिए मतलब लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरह का मतलब हाल होगा। तो अब हम लोग थोड़े से कुछ साल पहले जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पहले 1789, 14 जुलाई 1789। अब हम लोग हैं इन 1774 में लुइस 16 जो एक बॉर्बन फैमिली से है, वो उनको फ्रांस का थ्रोन मिल जाता है जब वो 20 साल के होते हैं। और उनकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिट के साथ होती है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, से होती है। और आप इसे एस्ट्रियन को ऑस्ट्रेलिया ये मत समझिएगा, ये एस्ट्रियन जो फ्रांस में है, पेरिस की जगह एक और जगह पे ऑस्ट्रियन। और जब किंग ने जब देखा कि वो अपने ट्रेजरी मतलब अब राजा बन गया, तो अब देखेगा ना कि उसके पास क्या कितना है, ट्रेजरी कितना है, उसकी जगह कितनी है और क्या करने की जरूरत है। तो जब वो ट्रेजरी देखते हैं तो वो चौंक जाता है कि उसका जो राजकोष रहता है यानी ट्रेजरी जो रहता है वो एम्प्टी रहता है। अब वो अपने सलाहकार ये सब से पूछता है, जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो रहता है उससे पूछता है कि इसका कारण क्या है। तो वो कहता है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, मतलब बहुत सालों से युद्ध चल रहा है उस वजह से। तो जो भी वहाँ पे मतलब युद्ध में लड़ने वाले जो आर्मी है उन लोगों का एक वो हो गया, वेजेस हो गया, मतलब उन लोग की इनकम, उन लोग के हथियार, उन लोगों का फूड सप्लाई, उन लोगों का मतलब टेंट क्या ना क्या, मतलब उस समय में जो इस तरह से पूरा युद्ध होता था उस समय में ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग, मतलब बहुत सारे पीपल्स लगते थे युद्ध करने के लिए, और बारूद ये सब मतलब गन के लिए। और उसके ये कारण है जो रिसोर्स को मतलब फ्रांस का डिक्रीज किया। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट इन द प्लेस ऑफ वर्साइल। अब एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट कहने का क्या मतलब है, जो खर्चीला कोर्ट होता है ना उसी को कह रहा है। तो वो वर्साइल्स में, एक याद रखिएगा वर्साइल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जगह पे बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो वर्साइल्स को याद रखिएगा। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखिए जब लुइस 16 राजा था तो उस समय में उसने सोचा क्या कि उसका इकोनॉमिक गिर चुका है, तो जैसे देख सकते इतना सब कारण हुआ है। तो उसने क्या सोचा कि वो अमेरिकन कॉलोनीज़ यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन समझिए हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनीज़, हम इंडिया भी रह चुके हैं काफ़ी साल पहले। तो देख सकते हैं ब्रिटेन ने काफ़ी सारे देशों पे अपना राज किया था। तो उसमें अमेरिकन भी आता, अमेरिका के 13 अमेरिकन के कॉलोनीज आ गए अमेरिकन की तरह। तो अब क्या हुआ, तो उन लोगों का सेम दुश्मन ब्रिटेन था, फ्रांस भी ब्रिटेन से मतलब दुश्मन रखता था और अमेरिका भी। आपने पिछले साल हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन का मतलब लड़ाई इंडिया में भी होता है, भले उस समय फ्रांस हार जाता है ब्रिटेन से, तो मतलब ईस्टर्न कंपनी के साथ होता है फ्रांस का वहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। तो उन लोगों ने मदद कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब वो लोग इंडिपेंडेंस मतलब हो जाते हैं, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वो फिर हाँ कहता है
जब फ्रांस उससे कहता है कि हमने आपकी इतनी मदद की है तो बदले में आप हमें मतलब वेजेस ये सब टाइप कुछ मतलब दीजिए, मतलब लिवरेज दीजिए। उस समय में रुपीज़ को उन लोगों का लिवरे होता था। तो अमेरिका पलट गया, कहा कि हमने तो आपको नहीं कहा था हमारी मदद करें इंडिपेंडेंस के लिए। उसने तो अमेरिका ने कुछ कहा नहीं था, वो तो अपने आप लड़ने शुरू कर दिए थे। तो अमेरिका बाद में पलट गया, और जो पलट गया तो अब फ्रांस और ज़्यादा डेप्थ में चला गया। उन लोगों ने ये युद्ध, ये खर्चीला जो कोर्ट है, और जो ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंस के लिए कितना लॉन्ग वॉर किया होगा। तब उसके लिए उन लोगों ने जो लेंडर्स होते हैं ना, उनसे काफ़ी हद तक कर्जा लिया हुआ था। कितना? 2 बिलियन लिवरेज, और वो भी कितने इंटरेस्ट पे? 10% इंटरेस्ट। अब ये नहीं पता कि ये मंथली होगा ईयरली होगा, ज़्यादातर चांसेस है ईयरली होगा। जो, और वो भी किससे लिए थे? जो लेंडर है, जो स्टेट का लेंडर है। इसका मतलब जो वर्ल्ड के हिसाब से एक देश एक स्टेट के बराबर होता है, समझ लीजिए। और अब उन लोग को ये दिक्कत होता है क्योंकि अब 10% वो लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले इंटरेस्ट चुका रहे थे अपना। तो अब मान के चलिए आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा पर ईयर आता है। अब उनमें से आप अपना हिस्से का 10% मान के चलिए आप हटा दिए, मतलब 20% 10% हटा दिए, और ज़रूरत सबका पड़ता है तो आपको दिक्कत तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो है एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट को भी देखना है, आर्मी को भी देखना है कि वो मतलब सिक्योरिटी आपका है, आपके बॉर्डर ये सब का सुरक्षा कर रहे हो उनको देखना है, आपके जो मंत्री हैं, आपके जो सलाहकार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं अंडर किंग, तो उन लोग को देना होता है किंग को। हाँ, तब उन लोग के लिए वो वापस से कैसे कमाता है अपना पैसा? वापस से टैक्स के थ्रू। तो अब सोचा क्या किंग कि अब वो टैक्सेस मतलब बढ़ाएगा, क्योंकि कम टैक्सेस जो पहले के थे उससे वो अपना इंटरेस्ट और अपना रोज़ का जो साल भर का वो जो फ्रांस चलता है जिस तरह से जितना पैसा लगता है उसे, तो वो उतना वो लोग नहीं कर पाते इसलिए। और वहाँ पे क्या एक रूल था कि जो टैक्सेस है ना वो सिर्फ थर्ड स्टेट्स, अभी देखिए यहाँ पे साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें मैं दिखा रहा है फर्स्ट स्टेट्स कलर्जी, सेकंड स्टेट्स नोबिलिटी। ये जो कलर्जी एंड नोबिलिटी होता है ना, मतलब आप समझ लीजिए सबसे टॉप पे आ गए, मतलब सबसे टॉप पे आ गए। और जो स्टेट्स है ना वो सबसे डाउन पे, जिसमें आ जाते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। ये जो लोग हैं ना ये यानी एजुकेटेड लोग हैं। और जो पीजेंट्स एंड आर्टिशंस है, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स हैं, तो यानी ये वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए। और एक और चीज़ बताया कि एक फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडल सिस्टम ये 18th सेंचुरी से चल रहा है। ये फ्यूडल सिस्टम में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स है, ये 18th सेंचुरी से चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सेंचुरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत पता है, तो अब वो उनको ये बता देता हूँ सेंचुरीज़ कैसे चलता है। तो देखिए आपको मतलब 18th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 1700 से लेके 1799 तक, 1799 तक, ठीक है, समझ गए। इसी तरह हर एक मतलब अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो जब तक 2000 से लेके 2000 मतलब 99 जब तक पार नहीं होता तक वो 21st सेंचुरी ही कहलाएगा, ठीक है। अब और तो ये फ्यूडल सिस्टम आता है। फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम भी किस ये मतलब पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? ओल्ड डिजाइन। ओल्ड डिजाइन में क्या क्या आ जाता है? जो 1789 यानी जो रिवॉल्ट होता है, जिसके कारण फ्रांस रिवॉल्यूशन होता है, जिसके कारण फ्रांस मतलब किंग को हटा दिया, रिपब्लिक हो जाता है, तो उससे पहले के समय को ओल्ड डिजाइन कहते हैं। उसी के अंदर फ्यूडल सिस्टम आता है। तो जो पीजेंट्स होते हैं यानी जो फार्मर्स और वर्कर्स होते हैं, वो लोग 90% पॉपुलेशन रखते हैं, मतलब पूरे देश में 90%, मतलब मान के चलिए थर्ड स्टेट टोटल, मान के चलिए थर्ड स्टेट भी 90% है टोटल, और 10% है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स। और यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो लैंड होता है ना, लैंड, तो वो लोग 60% या तो नोबल्स के पास है, सेकंड स्टेट्स के पास है, फर्स्ट स्टेट्स के पास है, या थर्ड स्टेट में जो रिचर मेंबर्स हैं लाइक बिग बिजनेसमैन्स, जो एजुकेटेड लोग हैं, उन लोग के पास 60% है, मतलब 100% में से 60%। और बाकी का जो 40% है उनमें से कुछ 5-6% इन लोगों के पास होगा, और बाकी का सारा किंग के पास होगा टोटल। तो इस तरह से होगा। और जो कलर्जी और नोबिलिटी होता है, वो लोग मतलब नोबिलिटी में मान के चलिए बहुत सारे तरह के, अब
देखिए थर्ड स्टेट्स का क्या रहता है, कलर्जी क्या है, एक तरह का मतलब मान के चलिए चर्च जो होते हैं ना, मतलब वहाँ के जैसे हम लोग में टेम्पल्स कहा जाता है ना, टेम्पल्स है हम लोग के देश में, तो उसी तरह वहाँ पे चर्च होता है। तो उस चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें कलर्जी कहते हैं, और जो नोबिलिटी हो गया जो मतलब शाही खून या राजा के रिश्तेदार या कोई बड़े बड़े लोग रह होंगे उन्हें नोबिलिटी कहेंगे। तो जो भी थर्ड स्टेट्स है उन लोगों को क्या करना है, उन लोग को पीजेंट्स मतलब अपने जो लॉर्ड है, मतलब कि या तो जो लोग किंग है, किंग को लॉर्ड मान के चलिए, तो किंग जो कहेगा उससे बात मानना है। वो कहते हैं कि आपको फांसी लग रही है, आपको फांसी लगेगी, आपको ये लग रहा है, वो लग रहा है, आपको ये देना है, ये देना है, वो सब करना होगा। और जो हाउस और फील्ड होता है, हाउस और फील्ड कहने का मतलब क्या है, बिग बिजनेसमैन जो या कलर्जी आ गए तो उन लोग के हाउसेस पे फील्ड्स पे एज अ सर्वेंट काम करना होगा। और आर्मी भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बड़ा पोस्ट, छोटे छोटे पोस्ट यानी बस सिपाही जो होते हैं ना छोटे छोटे वो, या बिल्डिंग रोड्स यानी जो रोड्स होते हैं उन्हें बनाने का काम, बस ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सब उन्हें दिए जाते हैं थर्ड स्टेट्स को। और जो चर्च होते हैं ना वो मतलब यहाँ पे 2 डायरेक्ट टैक्स होते हैं और बाकी के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो अभी इसके बारे में जान रहे हैं। तो चर्च जो है ना वो एक टैक्स लेता है और उसे कहते हैं टिथ्स। अब टिथ्स है तो सीधे ही पहले मैं बता चुका हूँ कि थर्ड स्टेट्स है जो ओनली टैक्सेस देता है। और उसके उपरांत एक और है टेल, जो किंग डायरेक्टली किंग ले लेता है। तो टेल जो है वो हर वक्त उसका मतलब वैल्यू जो होता है ना वो चेंज होता रहता है, टेल का कभी भी फिक्स नहीं रहता है। और जो टिथ है उसका वैल्यू होता है 1/10, मतलब जो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, जो भी फार्मर जितना प्रोड्यूस करता है तो उसका जो 1/10 उसका होगा ना वो जाएगा कलर्जी को। और जो इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, जैसे आप कोई फूड खरीदते जैसे वहाँ पे क्या क्या खरीदा जाता था, सॉल्ट खरीदा जाता था, टोबैको खरीदा जाता था, ब्रेड खरीदा जाता था, तो ये सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। अब देखिए, सो ये है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन एक तरह से मान के चलिए पढ़ लिए, ये कुछ कुछ चीज़ें और जान लिए, किंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए, और यहाँ पे क्या हालत चल रहा है, कैसा मतलब यहाँ पे चलता है। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी और इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होता है फ्रांस का, वो 1715 में 23 मिलियन था, और जब 1789 में मतलब बढ़ के 28 मिलियन यानी 5 मिलियन का मतलब उसमें इंक्रीज आ गया। सो आप लोग ये तो बात जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन जहाँ इंक्रीज होता है तो वहाँ पे जो फूड का डिमांड होता है वो भी इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो जो फार्मर्स होते हैं उन लोगों को कहा जाएगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा उगाओ। अब क्या है कि फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब हो नहीं रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या करेगा, अगर मान के चलिए क्वांटिटी जो होता है ना अगर किसी आइटम की वो अगर आपके पास ज़्यादा है तो प्राइस जो होता है वो लो हो जाएगा, और अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो प्राइस हाई हो जाएगा। तो लोगों के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम था तो उसका प्राइस बहुत हाई कर दिया, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ब्रेड का प्राइस हाई जो होता है, तो ये हो गया। और ऊपर से इस साल मतलब एक साल के लिए मतलब 1789 के समय में जो हार्वेस्ट होता है ना वो भी अच्छे से नहीं हुआ, मतलब हार्वेस्ट नहीं हो पाया, सूखा पड़ गया, ज़्यादा फ्लड वर्ड आ गया, मतलब जो भी क्रॉप्स थे वो ख़राब हो गए। जब ख़राब हो गए क्रॉप्स ये सब, तो अब क्या दिक्कत हुआ कि अब और ज़्यादा फूड के प्राइसेस बढ़ गए। आप सोच रहे हो कि कैसे हुआ, तो अब देखिए आपको ये तो याद है कि जब 2019 के एंड में, अभी के समय में 2019 के एंड में इंडिया में जब प्याज के दाम देखे तो कितने मतलब ऊपर चल गए थे, 20-15 गुना मतलब अधिक हो गया था। तो उसी तरह इस तरह से भी हुआ क्योंकि उस समय इसमें एक तो हार्वेस्ट भी ठीक से नहीं हुआ है,
और लोगों का पॉपुलेशन भी पहले से ज़्यादा है, ग्रेन्स भी उतने पहले से ही नहीं है, तो प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ गया। इसके कारण अब क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ और कुछ कुछ चीज़ें अब होने लगा कि फ्रांस में ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम की। अब ये सब चीज़ें जो होता है, यही सब चीज़ों को रिलेट कीजिए, मतलब एक स्टोरी में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इस तरह से अच्छे से समझ पाएँ। तो अब यही सब चीज़ें के कारण भी होता है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा प्राइस उसका बढ़ेगा उतना ये तो रोज़ की चीज़ है, लोगों को अब भी ये चीज़ मतलब रेगुलर है। और अब और क्या बता रहा है, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privilege। देखिए, इन द पास्ट मतलब पहले के समय में पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे वो रिवॉल्ट किए थे, मतलब अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। मतलब वही 1789 के टाइम पे रिवॉल्ट और ये सब किए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वो लोग को ये नहीं पता था कि किस तरह से, मतलब पीजेंट्स वर्कर्स से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो लोग को ये नहीं पता कि अपने मतलब एक ग्रुप है तो उसके अंदर और कैसे लोगों को बढ़ाया जाए। तो अब वो लोग इस चीज़ में नाकाम रहे। तो अब उसके उपरांत जो लोग मतलब एजुकेटेड लोग थे थर्ड स्टेट में ही, लेकिन एजुकेटेड लोग थे, और जो लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब जिन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है, मिडिल क्लास क्यों कहा जाता है, मतलब जो होते हैं जो पुअरेस्ट यानी थर्ड स्टेट जो सबसे पुअरेस्ट जो क्लास होता है उसमें है, परंतु फिर भी वो उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और मतलब सबसे ज़्यादा उन लोगों के पास पैसे होते हैं, कोई वर्क होता है उन लोगों के पास, जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो गया, ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ों का, टेक्सटाइल्स का, सिल्क टेक्सटाइल्स का, वूलन का, कोई अलग अलग चीज़ों का, फूड का, तो वही सब मतलब होता है। जो भी रिचर मेंबर्स होते हैं थर्ड स्टेट्स के, तो उन लोगों ने अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग अब देखने लगे कि यहाँ पे फ्रांस में ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि प्रिविलेजेस मिले जाते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को बाय बर्थ की। उन लोगों को पहला प्रिविलेज है कि उन लोगों को टैक्सेस नहीं भरने होंगे, सबसे बड़ा यही प्रिविलेज है कि उन लोगों को टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे। तो अब ये चीज़ देखते हुए उन लोगों ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड स्टेट्स को, जबकि सबको इक्वालिटी होना चाहिए। तो उन लोगों ने अब क्या सोचा कि सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल्स, ये जो है ये आज के समय में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, पर उस समय में ये चीज़ ना के बराबर में था। तो अब लोगों को ये चीज़ का भी ख्याल कहाँ से आया, किसके थ्रू, फिलोसोफर्स के थ्रू। फिलोसोफर्स का बहुत अहम रोल है इस रिवॉल्ट के लिए। तो कुछ फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, एक है जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। तो जो जॉन लॉक होता है उसने एक किताब लिखी रहती है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें वो ये कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हटानी चाहिए। तो वो है एक डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब, जो एक हिस्ट्री का मतलब जो ईस्टर्न कंपनी के थ्रू लिया गया था, उसमें रहता है वो, अभी मैं बताऊंगा नहीं वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो उसी तरह एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, इसमें क्या रहता है, डिवाइन क्या मतलब जो भगवान मतलब देवता जो होते हैं, तो अब किंग ये सब जानते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो होगा जो देखेगा कि हम लोग पे इतना अत्याचार हो ही कह रहा है, मतलब आप पे भी अगर कोई अत्याचार, अगर कोई ऐसा कोई कारण कोई ना बताए कि आपके ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, तो कोई अत्याचार को क्यों नहीं रोकेगा, ज़्यादातर लोग तो रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए राजा जो समझदार मतलब टाइप तो मतलब राज करना चाहते हैं, तो राजा ये सब क्या फैला दिए, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, यानी कि भगवान ही चाहते हैं कि हम तुम पे जुल्म करें, तुम हमें अपना राजा समझो, ये सब मतलब। तो वो पहले कह दिया हटाने के लिए, लोगों को मतलब अंधविश्वास का नाम देके कुछ मतलब ऐसे न कराएं। और दूसरा है एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की। अब एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की क्या है कि जैसे मान के चलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लोग हैं बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो मान लीजिए सभी लोगों ने कह दिया एक आदमी जो है वो नॉट गिल्टी है, यानी वो दोषी नहीं है, बस राजा कह दिया कि वो गिल्टी है, सीधा सीधा उसको फांसी की सजा या उम्र कैद मिल सकती है। तो वही कह रहा है कि उसको भी डिवाइड किया जाए इक्वली सबको। हाँ, अब देखिए, और जो रूसो रहता है वो भी एक किताब लिखते हैं
जिसका नाम होता है सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम द सोशल कॉन्टैक्ट होता है। ये एक तरह से उसका टाइटल एक तरह से मान सकते हैं, भले उसको सोशल कॉन्टैक्ट ही कहा जाता है, जो आगे अब अगले पेजेस में हम लोग और समझेंगे। एक और किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो मोंटेस्क्यू के लिखा गया। और मोंटेस्क्यू ने इसमें क्या बताया कि जो पावर होता है ना, मतलब जो मोनार्की का पूरा पावर होता है, उसे ना डिवाइड करके 3 चीज़ों में डाल देना चाहिए। क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये आज के समय में यही चीज़ चलता है। तो जब यूएसए यानी अमेरिका जब ब्रिटेन की कॉलोनी से, मतलब 13 कॉलोनीज जब वो डिक्लेयर इंडिपेंडेंस हो गई थी ब्रिटेन से, तो उन लोगों ने यही चीज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को अपनाया। और ये फ्रांस के मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स में मतलब था कि यही चीज़ के कारण मतलब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बनाया गया इसके बेसिस पे भी। और आज के समय में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबको देख देख के बनाया गया था, तो उसमें भी ये चीज़ देखा गया था। और एक और चीज़, जो फिलोसोफर्स का जो आइडियाज़ था, वो लोग उसे किस तरह से स्प्रेड करते थे, वो लोग उसे मतलब कॉफ़ी शॉप में या सैलॉन में बात करते थे, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। और इससे क्या फ़ायदा होता है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते पीजेंट्स ये सब, तो उन लोग को मतलब रीड करके मतलब बोल के उन लोग के जो लैंग्वेज जो उन लोग को समझ में आता है, तो उस सबको मतलब बोल के उन लोग को समझाते थे। तो लुई 16 ने क्या प्लान किया था, मतलब लुई 16 ने क्या प्लान किया था कि वो टैक्सेस जो होते हैं ना, वो एक नए और टैक्सेस मतलब टैक्सेस को इंक्रीज ना करें, मतलब इंक्रीज तो करे ही, चाहता है कि एक नया एक अलग से मतलब 2 टैक्सेस था, अभी टिप्स और टेल्स, अभी एक और कोई टैक्सेस है ना वो इंट्रोड्यूस करना चाहता। तो ये चीज़ मतलब एक न्यूज़ है जो उन लोगों को पता चल गया था, मतलब कि आगे जैसे ये, लेकिन फिक्स न्यूज़ था, मतलब ये सच्चा था। तो उन लोगों ने अब क्या किया, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि अरे इतना टैक्सेस ले ही रहे, ऊपर से और कितना लोगे। तो उन लोगों ने एक तो अगेंस्ट भी थे, वो लोग प्रोटेस्ट करते थे सिस्टम ऑफ प्रिविलेज के खिलाफ, कि प्रिविलेजेस सबको नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ, और सबको क्या सॉरी जो अपर कास्ट होते हैं उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। सो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू अब इसमें द आउटब्रेक यानी कि मतलब द सडन स्टार्ट होता है। तो हम लोग अगले पार्ट में इसके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियो। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पिछले वीडियोज़ में कि ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था द स्ट्रगल टू सर्वाइव, लुई 16 के बारे में और इंट्रोडक्शन। अभी तक इतना चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 3 है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लुई 16 रहता है वो इंक्रीज टैक्स करना चाहता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो इंक्रीज टैक्स करना चाहता है। और वो इस सब का कारण क्यों है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका पूरा कारण क्या है कि वो जो वॉर हुआ था, वो जो खर्चीला कोर्ट है, वो जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद करने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रॉम ब्रिटेन, और ये सब अभी तक जो भी चल रहा है वो अभी ओल्ड डिज़ाइन में है, मोनार्की का राज पूरी तरह से ये सब। तो अब जो ट्रेडिशन था फ्रांस का कि वहाँ पे अगर कोई भी मतलब टैक्सेस नया लागू किया जाता है तो उसके लिए पता है क्या किया जाता है, एक स्टेट्स जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। और जो आखिरी बार जो स्टेट्स जनरल मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 को बुलाई गई थी, और अभी जो नया बुलाया जा रहा है वो 5 मई 1789। अब समझ लीजिए हम लोग सीधे 1771 से अभी तक पहुँचते अब 1789 तक पहुँच गए। तो अब कुछ समय बाद आगे जाके हम लोग बेस्टाइल का जो डिस्ट्रॉय है वापस से वहाँ पर पहुँचेंगे। ये तक पास्ट का बता रहा है। तो अब वापस से कितने सालों के बाद, करीब 100 साल से अधिक से सालों के बाद, अप टू 200 के लगभग में साल हो चुके। अब जाके वो लोग ईस्टर्न स्टेट्स जनरल मीटिंग करें। ये डेट को ज़रूर याद रखें। और ये देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है ना, इसको ज़रूर याद करें। इसमें सब दिया हुआ है कि भाई थोड़ा बहुत आगे का भी दिखा रहा है इसमें, जैसे देख सकते हैं फर्दर नेपोलियन के बारे में है, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला,
फ्रांस रिपब्लिक कब हुआ, जो मोनार्की को हटा दिए। और कब हुआ था स्टेट्स जनरल मीटिंग, थर्ड स्टेट, जहाँ पे मतलब और फिर वो जो अलग अलग चीज़ें किए, बेस्टाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिए, ये सब डेट्स को याद रखिएगा। सो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या होता था, वोटिंग होता था। आप लोग सोच रहे हो वोटिंग, तब तो सबको इक्वली, तब तो मतलब थर्ड स्टेट्स के पास ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का वोटिंग होता था कि जो भी स्टेट्स वोटिंग होता था, मतलब कि एक स्टेट्स का एक वोट होगा, यानी 3 स्टेट्स है, यानी 3 ही वोट होगा, जिनमें से अगर जिसके पास 2 जिस पक्ष में चला गया वो जीत गया, सीधे इस तरह से रहता था। तो अब क्या हुआ था, कलर्जी और नोबल्स जो थे, तो उन लोगों में से रिप्रेजेंटेटिव करके आ रहे थे। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, मतलब है कि कलर्जी में भी 300 लोग आए और नोबल से भी 300 लोग आए, और जो थर्ड स्टेट्स हैं उनसे 600 मेंबर्स आए, रिप्रेजेंटेटिव्स आए 600। और वहाँ पे क्या मतलब वहाँ पे क्या रूल था, इस स्टेट जनरल मीटिंग में क्या रूल था कि वहाँ पे कौन कौन लोग नहीं आ सकते हैं, तो उसमें नहीं आ सकते, एक पीजेंट्स नहीं आ सकते, आर्टिशंस नहीं आ सकते, वर्कर्स नहीं आ सकते, वुमेन्स नहीं आ सकते, फार्मर्स, ये सब जो भी मतलब सर्वेंट टाइप है वो सब लोग नहीं आ सकते हैं। सिर्फ वही लोग आते हैं जो मैन है, और जो लोग एजुकेटेड मेंबर्स हैं वही सब आ सकते हैं। और जो ये लोग जो पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन्स हैं, उन लोगों का मतलब जो भी उन लोगों का तकलीफ़ या दर्द, मतलब कुछ भी कुछ होगा जो बताना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो वो लोग वो किसके थ्रू रखते थे, लेटर्स के थ्रू रखते थे। और थर्ड स्टेट्स की ओर से 14,000 लेटर्स आए थे जिसे उन लोगों ने रखा, और उससे वो 600 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग किंग को बताएंगे उसे। अब जो वोटिंग हुआ थर्ड स्टेट्स में, तो वो मतलब बहुत पुराना ट्रेडिशन है उस वहाँ का, तो वहाँ का प्रिंसिपल पुराना प्रिंसिपल था, तो लुई 16 ने सोचा नहीं चेंज करते, इसी तरह से करते हैं, इसी तरह सेम। तो जब थर्ड स्टेट्स ने ये डिमांड देखा कि वोटिंग इस तरह से, तो जिसमें हो रहा है कि वो लोग मतलब टैक्सेस हमेशा बढ़ते रहेगा जब भी मीटिंग होगी, तो उन लोगों ने ये क्या कह दिया थर्ड स्टेट्स ने कि एक इक्वल राइट होना चाहिए, मतलब सबके पास, कि सबके पास वोटिंग का राइट होना चाहिए, सब वोट कर सके, प्रत्येक पर्सन का एक वोट दिलाए, ना कि स्टेट्स का एक वोट दिलाए। तो किंग ने वो बात सीधे रिजेक्ट कर दिया, और जब रिजेक्ट किया तब वहाँ पे जो स्टेट्स जनरल मीटिंग थी उसे छोड़ के थर्ड स्टेट के सारे लोग चले जाते हैं। और ये जो बात है ना इक्वल वोटिंग का, ये जो फिलोसोफर है रूसो, उसने बताया था अपने किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो वो लोग क्या किए कि बाहर आ गए वहाँ उस मीटिंग से, और वहाँ बाहर में आके प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारी मांगे पूरी करो। और उन लोगों ने क्या सोचा कि 20 जून को, मतलब 20 जून को उन लोगों ने एक मीटिंग करने की सोची। तो जो भी मीटिंग करने के प्लेसेस होते हैं, जैसे कोर्ट हो गया, ये सब हो गया, तो वो सब प्लेसेस को किंग ने बंद करवा दिया। कहा कि अब तुम लोग मीटिंग कहाँ करोगे, क्योंकि किंग को तो यही लगता है कि मीटिंग करने का अगर प्लेस नहीं हो तो मीटिंग नहीं कर सकते। तो वो लोग कहते हैं हम लोग कहीं भी कर लेंगे, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेट्स ऐसे भी उन लोग को मतलब इतना ज़्यादा किया गया है। तो थर्ड स्टेट्स कहाँ करते हैं, इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट में, वो भी वर्साइल्स में। समझ लीजिए, वर्साइल्स का मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उन लोगों ने क्या कर दिया, खुद को डिक्लेयर कर दिया देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली। जैसे कांग्रेस था ना हम इंडिया में, और कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये सब, उसी तरह उन लोगों ने नेशनल असेंबली खुद को मतलब कह दिया। तो उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, और सबको ले जो कि कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पे कुछ मेन लीडर्स थे, जिनमें से एक था मिराबियो एंड एबिसियस। मिराबियो जो एक नोबल फैमिली में बॉर्न होते हैं, और एबिसियस जो एक कलर्जी रहते हैं, प्रीस्ट रहते हैं। तो उन दोनों का क्या था, मीराबियो ने एक जर्नलिस्ट को ब्रॉड किया, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था, किंग क्या कराता था कि किंग न्यूज़पेपर से आता था, तो सबको ज़्यादा मतलब ये कर देता था कि मतलब कि मेरे ऊपर बड़ाई करो। तो इसमें क्या है, जर्नल को लोग अपॉइंट किए जो मतलब सच्ची चीज़ें बताएगा कि कैसा चल रहा है, मतलब यहाँ पे रिवॉल्ट कैसा चल रहा है, किंग क्या क्या चीज़ों का मतलब कर रहा है। समझ सकते हैं कि शायद इस जर्नल के थ्रू ही आप उन लोगों को कोई रूमर पता चला होगा, पोस्ट क्या में भी। तो और जो मिराबियो है वो एक पावरफुल स्पीकर है, जो भी वो मतलब इतना पावरफुल स्पीकर है कि वो मतलब बोलता है तो लोग एकदम
ध्यान से एकदम सुनते कि हाँ मतलब वो भी उन लोगों ने वर्साइल्स में वो भी किया था। जैसे देख सकते हैं इस पिक्चर में, देख सकते हैं इसी तरह से था। मीरा व्यू यहाँ पे देखिए, ये क्या मीरा व्यू, ये कलर्जी, ये नोबिलिटी, और ये हो गया थर्ड स्टेट्स के जो लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे लोग ये सब हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पूरे लोग हैं यहाँ पे, यू कैन सी। और ये देखिए एबिसियस जो थे उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने पैम्पलेट लिखा था। उस समय जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होते थे वो लोग उन्हें पैम्पलेट पे लिखते थे। तो उससे क्या कहा जाता, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, उसका टाइटल था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, जिसमें उन लोगों ने थर्ड स्टेट्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। और नेशनल असेंबली ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया करने लगे तो वो भी वर्साइल्स में। तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस सीटेड विद टर्मोइल। अब फ्रांस जो था वो पूरा फ्रांस सीटेड विद टर्मोइल था, क्योंकि टर्मोइल कहने का मतलब पूरा टेंशन एकदम इतना मतलब हवा मान के चलिए गर्म चल रही है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, जो इतने सारे थर्ड स्टेट्स के लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ का मतलब वो टर्मोइल में थे कि हम लोग कैसे करें कि जिससे मतलब किंग हमारी मांगे पूरी करे। अगर किंग हमें मांगे नहीं पूरे करेगा, हमें मतलब इसी तरह से कर देगा तो हमारा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इस टाइप का था। और जो कुछ कलर्जीज और नोबिलिटी ने ये कहा था कि वो लोग नहीं आएंगे इस मीटिंग में। तो वो लोग अब इस चीज़ में थे कि कहीं थर्ड स्टेट कुछ ऐसा ना कर ले जिससे हम लोग की जो प्रिविलेजेस राइट्स ये सब जो हम लोग को मतलब बाय बर्थ मिलते हैं वो सब हट ना जाए, जो बाद में चल के यही होगा। तो ये था। और एक और वुमेंस जो थी वो भी गुस्से में थी, पता है क्यों? क्योंकि वुमेंस को इस मीटिंग में अलाउड नहीं था आना। वो लोग अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए मतलब खाना इसे फूड लेने जाते हैं, घंटों भर अब वो बेकरी के बाहर खड़े रहते हैं कि सामान कम है, तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जाए, इसलिए बहुत लंबी लाइन हो गई, तो घंटों भर वहीं पे लगे हुए। वो अलगे मतलब गुस्सा आ रहे हैं एकदम, क्या हो रहा है क्या हो रहा है एकदम। फिर उसके उपरांत क्या होता है कि उसी समय ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। लुइस 16 अब ये समझने लगता है कि उसकी पावर जो है ना वो अब लग रहा है मतलब उसको दिक्कत क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या कहता है कि वो ट्रूप्स को भेजता है, ट्रूप्स को भेजता है और ये कहता है कि वहाँ पे जाके सबको मतलब रोको, मतलब उन लोगों को शांत करो। हाँ, तो अब जैसे ही वो लोग मतलब शांत करने, तो वहाँ पे वही अफवाह फैल गई कि राजा ने जो अफवाह हम लोग पहले पढ़े थे, तो अब हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं, मतलब अभी तक हम लोग पूरा इवेंट ये सब समझ गए कैसे क्या क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये चीज़ हुआ तो अब मतलब सब लोग डरने लगे कि अरे सबको ओपन फायर कर दे। नोबल्स एंड क्लर्जी भी डर गए क्योंकि कुछ कुछ मीटिंग्स में नोबल्स क्लर्जी गए थे तो उन लोग को भी कहीं मार ना दे, और वुमेन्स भी थी क्योंकि वो लोग तो बेकर के पास थे, मतलब वो लोग भी बाहर थी। तो अब उन लोगों ने क्या सोचा कि अब ऐसे ही करते रहे ना किंग का। नोबल्स और क्लर्जी भी समझ गए कि अगर किंग इसी तरह से रहा ना तो किंग हाँ कल को हम लोग को भी मरवा देगा। तो उन लोग, क्योंकि किंग क्या करता, किंग ने क्या मतलब अफवाह थी ये चीज़, तो उन लोगों ने क्या किया, मिलकर जो बेस्टाइल्स थे उससे तबाह कर दिया, जो भी गवर्नमेंट रूम्स थे उन्हें ऐसी तरह तबाह करके उनके आर्म्स चोरी कर लिए, वहाँ पे हमला कर दिए मतलब एकदम। और इसके साथ साथ एक और र्यूमर, दो र्यूमर पहले थे, तो एक और र्यूमर में क्या फैला था कि जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो लोग रेंट देते हैं, मतलब जो लोग आपके मतलब कर लैंडर्स जो होते हैं जिनके बहुत सारे लैंड्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों के ऊपर ये र्यूमर फैला था कि वो लोग एक चोर यानी थीफ जो होते हैं ना, तो थीफ के कुछ बॉस एक थीफ का टोली को मतलब उन लोगों ने बुलाया है, जो थर्ड स्टेट्स के पास जितने भी मतलब जो मतलब क्रॉप्स है ना, तो उन क्रॉप्स को मतलब चुरा ले, जला दे, मतलब जला ले, ताकि वो लोग भूखे मर जाए इस तरह से। मतलब वो ये र्यूमर था, ये असलियत में कुछ नहीं था। और अगर आपको मतलब जो एग्रीकल्चर ये सब थोड़ा सा और समझना है, मतलब इसके बारे में क्यों मतलब फार्मर्स के लिए फूड जैसे कुछ ज़्यादा ही क्रॉप्स सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने द विलेज ऑफ पालमपुर यानी जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया, आप उसको भी देख लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का, उसके बाद से आपका लिंक उसी में होगा, ठीक है। तो इसके बाद तो सब लोग क्या किए ना, जो मतलब थर्ड स्टेट के कुछ लोग क्या किए कि सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोग के घर गए, मतलब उन लोग के घर पे गए जिन्हें मतलब
गए और उन लोगों को पूरा का पूरा उन लोगों के पास जितना भी रिसोर्स था ना उन लोगों का, वो चोरी कर लिए। और जो भी खाता होता है कि हाँ इस आदमी के ऊपर इतना लोन है, तो उस सबको जला दिए। अब ये किया तो लैंडलॉर्ड्स भी अब घबरा गए और सब क्या करने लगे ना, सबके सब माइग्रेट होने लगे। ज़्यादातर नोबल्स, कलर्जी और ये सब लैंडलॉर्ड्स माइग्रेट होने लगे, क्योंकि उन लोगों को डर था कि कहीं हम लोग को भी कहीं मार ना दे। इसलिए सबसे नियरेस्ट जो भी देश हो रहे थे ना, तो उन सब में वो लोग चले गए। तो यही सब हो रहा था। फिर अब क्या हुआ, अब किंग आखिरकार फाइनली लुइस 16 समझ गया कि अब नेशनल असेंबली के सामने अब झुकना ही पड़ेगा, अन्यथा वो मेरी पूरी सरकार गिरने ही वाला था बस। तो उसने क्या किया, गया लुइस 16 गया सबके पास, थर्ड स्टेट के पास, और उन लोग से कहा कि मैं तुम लोग जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 अगस्त 1789 को ये चीज़ हुआ। मैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक उतना नहीं हुआ, अभी वो लोग मतलब बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या कहा कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसे हटा दिया जाए, और जो टैक्सेस है टेथ्स और टेल्स, तो टेथ्स हटा दिया जाए और टेल्स भी। अब सीधे एक टैक्स होगा जो गवर्नमेंट मतलब लेगा, और वो भी A to Z से लेगा। और जो भी चर्च के पास जो लैंड है जो उसने ऑक्यूपाई किए वही मतलब टेथ्स के थ्रू, ये सब के थ्रू, तो अब वो सबको मतलब हाँ कैप्चर करके मतलब उसको लेना है। तो क्या होता था, जैसे आप ये समझिए कि ये वर्साइल्स मतलब ये फ्रांस है, इतना बड़ा मतलब मान के चलिए फ्रांस के अंदर इतना सारा लैंड, एसेट्स, रुपीज़ जो कहा जाए वो है। तो उनमें से इतना जो है वही थर्ड स्टेट के पास टोटल इतना है, और इतना जो हाफ कलर्जी एंड नोबिलिटी के पास है। तो अब किंग क्या कर रहा था, सिर्फ इसी से निकाल रहा, सिर्फ इसी से इन दोनों को फ्री छोड़ दिया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये सब लोग, जब किंग हार मान लिया, तो जैसे ही इन दोनों से जब निकालना शुरू किया गया, तो कम से कम 2 बिलियन लिवरेज सीधे निकल गए कलर्जी के थ्रू, सिर्फ कलर्जी से निकल गए। समझ सकते हैं, अगर उसने पहले ही किया होता तो वो कभी भी इतना डेप्थ में नहीं पहुंचता, और उसके थ्रू उन लोगों ने पूरा डेप्थ उसको उतार दिया। और जो भी मतलब 2 बिलियन लिवरेज क्या थे, एसेट्स थे, जो लैंड्स थे, ये सब थे, उन्होंने इस तरह से हटा दिया मतलब पूरा का पूरा। अब क्या हुआ, अब क्या कह रहा है, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहने का क्या मतलब है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहने का मतलब है यहाँ पे संविधान भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैं मतलब स्पेलिंग की गलती हो रही है, देखिए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का किताब मान के चलिए, आप किताब मान के चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो किंग है वो हो, तो ये दोनों जब होते हैं ना तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब इसका क्या है कि अब किंग की पावर ना अब बढ़ चुकी है, किंग के पास 100% मान के चलिए, अब उसके पास 40-60% है पावर अब उसके पास, और ज़्यादातर पावर अब इसके पास चला गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास चला गया है। तो अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या क्या होता है, फिर कैसे किंग को मतलब हटा दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल को अपना लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हम लोगों ने पूरे तरह से, आप पिछला पार्ट ज़रूर देखें, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये पार्ट 4 है द फ्रांस रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पूरा हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो अब उसके थ्रू क्या हुआ, मोनार्की की जो पावर थी वो अब मतलब डिवाइड हो गई, मोनार्की के पास अब एब्सोल्यूट पावर नहीं रही। तो अब क्या है, अब ये दिखा रहा है कि अब जो पावर है वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया, जैसा मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल
में चला गया। अब क्या है कि अब हम लोग ये नीचे में देखते हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा फिगर है, इसको देखिए फिगर 7 को, इससे आप अभी मैं इसके बारे में समझाता हूँ। और देखिए ये रहा जुडिशरी, जिसमें जज आते हैं, मतलब जो पूरा एजुकेशन करके, मतलब पूरा एकदम जज की क्वालिफिकेशन डिग्री ये सब जो ले लिए, तो वो लोग हो गए। तो अब उन लोगों को कैसे होगा, उन लोग को भी वोटिंग थ्रू होगा, वोटिंग थ्रू होगा। अब इसमें वोटिंग का सब प्रत्येक आदमी का एक एक वोट हो गया। और एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, किंग आ गया, एक मिनिस्टर आ गया, इसमें जज आता है। और लेजिस्लेटिव को कैसे अपॉइंट किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले देखा जाए तो दो तरह के अब सिटीजन्स हो गए, एक एक्टिव सिटीजन्स और एक होता है पैसिव सिटीजन्स। अब देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये मत समझिएगा, इस सिटीजन के। तो अब क्या कहा गया है कि नो वोटिंग राइट्स, पैसिव सिटीजन को वोटिंग राइट्स नहीं है। अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस एंड यूथ बिलो 25, मतलब 3 मिलियन जो लोग हैं उन लोग पास नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग मैन मतलब आदमी जो लोग हैं, जो मतलब टैक्सेस जो होता है ना, टैक्सेस वो पेड नहीं करते हैं। और जो लोग मतलब हैं वुमेन्स है वो, और जो चिल्ड्रेंस जो यूथ है जो 25 ईयर्स के बिलो, जैसे भी 18 साल से बिलो का है। और एंटायरली अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन वोट करते हैं। बाकी के इसलिए नहीं करते क्योंकि उन लोगों के पास उतना टैक्सेस नहीं आता है कि मतलब वो लोग मतलब दे सके। तो वहाँ का रूल क्या था, टैक्सेस के थ्रू होता था। अब तो जो एक्टिव सिटीजन होते थे वो इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को, जो 50,000 मेम्बर्स होते थे वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। और नेशनल असेंबली जो होता है वो कंट्रोल करता है मिनिस्टर्स को और किंग को। और जो जज है वो भी वोट के थ्रू होता है। तो देखिए किंग जो है अब उसके पास पूरी पावर नहीं है, लेकिन उसके पास एक पावर है, वीटो पावर। अगर आपने ज़्यादातर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फैक्ट्स कि पूरे देश में 5 ऐसे वीटो पावर के मतलब कंट्रीज है, जिसमें से एक आता है अमेरिका और चाइना। ज़्यादातर को मुझे नाम याद नहीं है। तो उसी तरह वीटो पावर का ये खासियत होता है कि अगर किंग ने कह दिया कोई चीज़ पे मतलब कि ना, तो वो चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ होता है। लेकिन किंग को उसके लिए एक अच्छा सा रीज़न देना होगा इसके लिए, समझ गए ना। अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जो पावर्स मतलब लॉज ये सब बनाने के लिए जो नेशनल असेंबली में होगा। और जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग होते हैं, मतलब लाइक देखिए इलेक्टर्स के थ्रू नेशनल असेंबली होता है, मतलब एक्टिव सिटीजन सीधे नेशनल असेंबली को नहीं इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्टर्स को करते हैं, जो लोग मिलकर नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते हैं। और इसका क्या रूल था, जैसे मैंने बताया था कि कुछ मतलब टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो अब क्या है कि जो मैन है जो 25 साल से ऊपर है वो 25 साल से ऊपर है, और जो लोग लेबर्स मतलब 3 डेज मतलब टैक्सेस देते हैं जो इक्वल होता है 3 डेज ऑफ लेबर्स वेजेस का, मतलब इनकम होता है जो लेबर्स का, उतने बराबर का जो टैक्सेस देते हैं उन लोगों को वोटिंग का अधिकार है, समझे। और जो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं वही सब मतलब वही एक्टिव सिटीजन में कहा गया है। वुमेन्स जो होते हैं उन्हें पैसिव सिटीजन में रखा जाता है उस समय तक। देखिए मैन को आज़ादी मिल गई, पूरा मतलब मिल गया, वुमेन्स को अभी तक मतलब वोटिंग राइट सिस्टम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन एंड सिटीजन का है, वुमेन्स का नहीं कहा गया है, ठीक है। राइट्स सच एज right of life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights। देखिए ये सब नेचुरल राइट्स हो गए, जो इंडिया में भी ये सब राइट्स को मतलब दिए जाते हैं बाय बर्थ। ये बाय बर्थ इक्वल सबको मिलता है। और ये सब मतलब होता है कि हर एक आदमी अपना मतलब राइट टू लाइफ, यानी उसको जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कोई भी चीज़ पे ओपिनियन रखने का अधिकार है, और वो लॉ के सामने सब कोई इक्वल है। फॉलो ये सब कुछ सिंबल्स हैं, जैसे आप ये मतलब ये देखिए ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगा। रेड फ्रीगियन कैप वॉन बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। स्लेव को जब फ्री हो जाते हैं तो उन लोग के लिए होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कैप है। तो यही पढ़ेंगे। तो ये है फ्रांस एबॉलिश
मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। सो फ्रेंड, इसे अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब पढ़ चुके हैं हम लोग, पूरा का पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सब पढ़ लिए हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस एब्रोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। तो ये है पार्ट 5, जैसे के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सिचुएशन था वो फ्रांस कंटिन्यूसली टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर थ्रू लुइस 16। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो लुइस 16 के साथ, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतदार मतलब था थोड़ा बहुत। और जो किंग ऑफ पर्शिया होता है, जो एक नाइबरिंग यानी पड़ोसी राज्य जो होता है, वो फ्रांस की मदद करने का मतलब किंग की मदद करने का सोचता है। और सन ऑफ 1789 यहाँ पे नेशनल क्यों करने के लिए सोचता है? क्योंकि किंग अगर हट जाएगा, लुइस 16 की पावर अब हो चुकी है मतलब कम। पर्शिया क्या होता है, पर्शिया जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो किंग जो होता है वो बहुत सस्ते में पर्शिया को देता है। लेकिन जब अगर ये जो नेशनल असेंबली है वो थोड़ा बहुत मतलब इक्वल प्राइजेज या तो महंगे तरह से देते हैं, तो पर्शिया को अपना लॉस दिख रहा है। तो इसलिए क्या कर रहा है कि वो मदद कर रहा है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, कहीं कल को उसके ही राज में ऐसा हो गया कि उसको पूरा राज से हटा दिया जाएगा, मतलब लाइक इसी तरह से। तो हर कोई ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। और जो ये जो लुइस 16 होता है ना, ये खुफिया मतलब पर्शिया के राजा के साथ मतलब देशद्रोह समझ सकते हैं कि हमला कराने कहता है कि आप फ्रांस पे हमला कर दीजिए, नेशनल असेंबली को हटा दीजिए, और उसके उपरांत मुझे मेरा राज्य वापस कर दीजिए, मेरी और आपकी पक्की दोस्ती हो जाएगी, मतलब इस टाइप का था। तो जब ऐसा हुआ तो नेशनल असेंबली जो है वो वोट किया था इन 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो देखिए पर्शिया तो मदद किया इसका से, ऑस्ट्रिया आखिर क्यों मदद किया? क्योंकि लुइस 16 ऑस्ट्रिया के दामाद जो ठहरे, इसीलिए। तो थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर जो मतलब इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांस है ना, उसकी जो आर्मी जो ट्रूप्स रहते हैं तो वो लोग बहुत ही लिमिटेड है, मान के चलिए इतने हैं। लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब जो भी मतलब फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, जो भी हैं वो सब मिल के लड़ रहे हैं, तो कुछ बहुत सारा हो गया, देख सकते हैं। वैसे ड्राइंग अच्छी नहीं है, माफ़ करना इसके लिए। तो वो लोग मिल के मतलब पूरा आर्मी में मतलब हर कोई जाते रहता है, मतलब हर कोई मतलब लाइक कि कोई बड़ा बिग बिजनेसमैन टाइप नहीं जाते हैं पहले, लाइफ को उतना ज़्यादा। और देखिए, और इसके एक बात क्या होता है, वो लोग जब भी जाते थे यूरोप के खिलाफ भी युद्ध किए हैं, तो उसमें क्या होता था, वो लोग एक गाना मतलब एक सॉन्ग गाया करते थे रास्ते जाते समय, जिसका नाम था मर्सिलेस। अब वो आज के समय में फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है, जो कंपोज्ड हुआ था, ये याद रखिएगा, कंपोज्ड बाय पोएट रॉगे डी लेसल, मैं नाम बोला। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलीज एज दे मर्ज्ड इनटू पेरिस। अब देखिए, इस गाने का नाम ये रखने का उतना बड़ा कोई रीज़न नहीं है, परंतु ये रीज़न है कि वॉलंटियर्स मतलब जब ये गाना गा रहे थे तो वो लोग कहाँ से गुजर रहे थे, मर्सिलियाज से, जो पेरिस में एक जगह है वहाँ से, तो इसलिए इस गाने का नाम भी मर्सिलियाज रख दिया गया, मर्सिलेज। एंड सो इसका नाम इस तरह से पड़ा, वो बाद में जाके जिस समय होता है नेशनल एंथम बन जाता है। The revolutionary were brought losses and economic difficulty to people। अब देख क्या हुआ था, वॉर हो ही रहा है, तब उसमें बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक मतलब प्राइस पूरा गिर रहा था, इकोनॉमिक डेप्थ में जा रहा था। और while the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking आफ्टर देयर फैमिलीज। अब ये जैसे देख सकते हैं कि ये जो मेंस है वो सेव हो गए, पर फीमेल सेव नहीं हुए थे। उन लोग को अपना मतलब घर बार ये सब देखना होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में तो गिव ए पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन
रुकिए वेट अ मिनट, मैं गलती से पहुँच गया, सॉरी। हाँ तो अब क्या हुआ, तो जैसे ही लड़ाई मतलब इतना ज़्यादा होने लगा, फिर उसके उपरांत क्या हुआ कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो उन लोगों ने क्या किया, ये कर दिया, मतलब ग्रुप्स बनाए, जैसे अभी के समय में जैसे है ना, मतलब अलग अलग तरह के मतलब पार्टी है, तो इस तरह उन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लब, पॉलिटिकल क्लब्स बना दिए, जिनमें बहुत सारे लोग मतलब थे, मतलब अलग अलग क्लब थे, जिनमें सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब जिसका मतलब जिसका पहले नाम था संत जैकोब इन पेरिस, उसको उसी के नाम पे उसको मतलब रखा गया है जैकोबिन्स। वुमेन्स को भी ये भी था कि वो भी एक्टिव था, मतलब वो भी अपना मतलब बातें रख सकते थे उन लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ओन क्लब मतलब अपना खुद का क्लब भी बना सकते थे। जब 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वुमेन्स के लिए थोड़ा बहुत राइट्स आ गया। सेक्शन 4 of this chapter will tell you more about this activities and demands। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं जैकोबिन क्लब्स के, अब वो मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उसमें क्या आता था कि वो लोग स्मॉल, उनके अंदर क्या कौन कौन से लोग आते थे, स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, पेंटर्स, as well as servants and daily wages workers. Their leader was मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर का नाम याद रखिएगा, वो जैकोबिन क्लब्स का लीडर है। जो जैकोबिन था वो एक लार्ज ग्रुप था, और देखा जाए तो जो नेशनल असेंबली जो भी करता था ना, मतलब लाइक कि जो पहले हटा दिया किंग को, ये सब युद्ध पूरा मतलब किया था, तो वही चीज़ अब जैकोबिन भी कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो देखिए, was a way of proclaim to the end. The Jacobin come to know as the sans culottes literally means those without knee breeches, sans cloton men, or in addition the red cap। मतलब वो लोग फ्री थे, मतलब लिबर्टी था उन लोगों के पास, वुमेन्स के पास भी मतलब उस समय था। और जब 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया कि वो लोग पर्शियंस को, मतलब पर्शियंस के जो लोग हैं उनको अरेंज करें, एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड था, मतलब कि वहाँ पे फूड्स आ नहीं रहा था पर्शिया के थ्रू, क्योंकि पर्शिया भी मतलब हो रहा था। और ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त को दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द ट्यूलेरियस, जो प्लेस है ट्यूलेरियस, जहाँ पे उन्होंने किंग्स के गार्ड को और किंग को हॉस्टेज, यानी उसको कुछ घंटों, काफ़ी घंटों के लिए कैद में रखा। उसके उपरांत असेंबली ने एक वोट किया रॉयल फैमिली के ऊपर कि फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन, अब एक और कॉन्स्टिट्यूशन पे ये कर दिया कि 21 साल से ऊपर के लोग भी अब उसमें वोट कर सकते हैं, इसमें था। तो अब क्या वोट किया गया कि किंग को अब जिंदा रखना है या उसको मार देना है। तो अब लोग 1792 में करते हैं, तो गवर्नमेंट देयर नो हेरिडिटरी मोनार्की, यही चाहते थे कि अब वो मोनार्की हटा जाए। तो यू कैन ट्राई आंसर। और पता है आपको चीज़, फैक्ट बताऊँ कि जो लुइस 16 है ना, उसकी मौत की मतलब उसको मतलब जो वोटिंग के थ्रू जो होता है, तो सिर्फ एक वोट के थ्रू ही वो मतलब उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, एक वोट के थ्रू। तो उसे 21 जनवरी 1793 को उसे और उसकी क्वीन यानी मैरी एंटियोनेट को सज़ाएं सुनाई दी गई, गुलेटाइन की सज़ा सुनाई गई। गुलेटाइन क्या होता है? गुलेटाइन एक मतलब एक तरह का मशीन है, आप मान सकते हैं, जिसे डॉक्टर गुलेटाइन ने बनाया था। देखिए कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे कुछ आपका मतलब सर को मतलब ऐसे डालने वाला कुछ होगा, और यहाँ पे इस तरह से ब्लेड होगा, तो ब्लेड अरे गड़बड़ हो गया। तो मतलब वही समझ लीजिए जैसे आप कभी कभी देखे होंगे फ्रांस का जो कॉमन रहता है। और उसके बाद क्या आता है? द रीजन ऑफ टेरर का आता है, जिसमें द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 में होगा, जिसे रीजन ऑफ टेरर के नाम से कहा गया है। अब उसे ऐसा क्यों कहा गया है उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। रॉबिस्फेयर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवरल
सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब वो क्या अब उसने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई कि अब कोई भी मतलब गुनाह करता है या गुनाह के मतलब ये है क्रिमिनल सिस्टम में आ गया, उसे सीधा सज़ा दे दिया जाए और कंट्रोल किया जाए सबको। मतलब ऑल दोज वॉर्म ही सॉ एज बीइंग एनिमीज, उन लोग को एनिमीज की तरह सोचने लगा जो रिपब्लिक के एनिमीज है। और उनमें से वो लोग क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, नोबल्स एंड कलर्जी, क्योंकि इन लोग के प्रिविलेजेस हट गए हैं इसलिए। और मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी मतलब समझने लगा अपना दुश्मन। इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal if the court found them guilty। अगर वो लोग मतलब ऐसा करने लगा कि अब जो भी गिल्टी हो रहा था ना उसके ऊपर मतलब मुकदमा चल रहा है मतलब, और उससे अगर गिल्टी अगर किसी तरह प्रूफ हो गया उसे गुलेटाइन इस मतलब कोई सज़ा दे देगा। तो ये सब मतलब होने लगा। तो अब क्या दिक्कत होने लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही मतलब आतंक का मतलब उस समय साम्राज्य समझ सकते हैं। कोई भी मतलब अब लोग भी सोच रहे थे, ना ही किंग मतलब अच्छा है और ना ही जैकोबिन का मतलब वो, उन दोनों को देखा जाए तो उन दोनों में से कोई भी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो है तो वो भी अब कोई अच्छा नहीं लगता। ये तो अच्छा है ही नहीं, और ये भी अब अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों की। ये तो मतलब कुछ भी कोई भी हल्का सा भी कोई मतलब अगर कोई पॉकेट भी मार लेगा ना किसी का उसको भी बीहेडेड कर देगा। मतलब एक गुलेटाइन से क्या होता था, बीहेडेड हो जाता था। और वो लोग तो इसी तरह होने लगा। तो क्या रॉबेस्पियर ने बहुत सारे लोगों को इसी तरह उसका मतलब कितना साल तक, 1 साल तक रहा, और उसने करीब काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। उसने काफ़ी मतलब 1000 मतलब 10,000 50,000 या 1 लाख के लोगों को मार दिया था। वो प्रत्येक दिन 50-60 लोगों को मारता था। समझ सकते कितना मतलब आतंक का मतलब था। और वहाँ पे क्या उसने एक और रूल बनाया कि अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अमीर थे। आखिर नोबल्स कलर्जी तो अमीर थे और कुछ कुछ बिग बिजनेसमैन। तो अब उन लोगों ने क्या कह दिया कि अब से ना जो भी ब्रेड होगा सब लोग एक ही तरह का ब्रेड खाएंगे, कि ताकि लगे सबको इक्वालिटी, मतलब सब इक्वल है। खाने में भी अब इक्वालिटी ला रहा था। तो अब उसके लिए क्या किया, सबको एक ही तरह का खाना दिया। और वो भी क्या, ब्रेड जो होता था मतलब मैदे का ब्रेड बनता है मैदे का, तो अब क्या किया, व्हीट का ब्रेड बनाया जो मतलब व्हीट का होता है, जो लोग नॉर्मली जो लेबर्स खाते थे। अब वो नोबल्स कलर्जी एंड बिग बिजनेसमैन से वो सबको भी अब वही खाना है। अब ये बन गया। और उस समय में जो सर जो होते थे ना, मतलब लाइक कोई मैन है जो मतलब बड़े पोस्ट पे, उन्हें मॉन्सियोर कहा जाता था और मैडम को मैडेम कहा जाता था। और जो भी सिटोइना मतलब जो सिटीज़न आज के समय में है तो वो सिटोइना, उसके बाद इस सबको ये सर मैडम और सिटीज़न कहने लगा गया। और जो रॉबेस्पियर है उसने परस्यूड हिज पॉलिसियस, तो आखिरकार मतलब इसको भी मतलब गुलेटाइन की सज़ा मिल गई फाइनली रॉबेस्पियर को, क्योंकि उसने कोई मतलब ऐसा कहा उसकी वजह से उसने मतलब इतना ज़्यादा आतंक किया था। 1 साल में उसको गुलेटाइन की सज़ा मिल गई। और तो इसके लिए भी वोट हुआ होगा, एक बार उसको अरेस्ट कर दिया, कितना मतलब बुरी तरह से तुम कर रहे हो इसके लिए अरेस्ट कर दिया गया। ये देखिए गुलेटाइन का यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह यहीं पे गुलेटाइन, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे गुलेटाइन की मशीन। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। सो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं इतने सारी चीज़ें, करीब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी कैसे किंग भी हट चुका है, फ्रांस से बोलिस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। अब मोनार्की हट चुका है, रिपब्लिक वो लोग बन चुके हैं। और जैकोबिन क्लब जो है तो जिसे अब मेन बन गया था और जिसका मतलब लीडर था रॉबेस्पियर, अब उसको भी मतलब गुलेटाइन की सज़ा भी होगी। उसने मतलब रीजन ऑफ आतंक का जो साम्राज्य बनाया था उसको आखिरकार मतलब हटा दिया गया। और अब हम लोग पढ़ने वाले एक डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब देखिए एक और चीज़ है कि जैकोबिन क्लब में उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रांस ने उस टाइम पे बहुत सारे तरह तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बने जा रहे थे जब भी कोई नया रूल आ रहा था।
तो अब जैसे ही जैकोबिन क्लब आया था तो उन लोगों ने एक ऐसा गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था। उसमें क्या हो गया था कि वुमेन्स को भी थोड़े बहुत राइट्स मिल गए थे, लेकिन उसने क्या कहा, वुमेन्स को राइट्स से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि भविष्य में जाके वुमेन्स भी मतलब युद्ध करेंगी, मतलब लड़ाई करेंगी, तो इसीलिए उसने हटा दिया। और जो भी वुमेन्स थी जिन्होंने अपना मतलब ये मतलब क्लब बनाया था, उन सबको मरवाने का मतलब ये कर दिया, मतलब सबको मरवाने का। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत था। फिर भी वुमेन्स को मतलब क्या चाहिए था, राइट टू वोट चाहिए था, फिर भी उन लोगों को मतलब ये नहीं दे रहा था। फिर भी वो लोग अंतिम तक मतलब हमेशा लड़ते रहे। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। तो द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, अब जैकोबिन गवर्नमेंट का लीडर मर चुका है, जैकोबिन गवर्नमेंट अब गिर चुका है उसका, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें वोटिंग का क्या था कि अब बार बार ऐसे करने से अब उन वुमेन्स का भी फिर से हटा दिया गया था, वुमेन्स का मतलब। तो उन लोग में क्या हुआ, अब नया मतलब बनने लगा, मतलब नया ये बनने लगा, नया सा गवर्नमेंट बना जिनका नाम था वेल्दर मिडिल क्लासेस जो थे वो लोग अब नया अपॉइंट किए। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पूरा मतलब काम किया। उन लोगों ने बहुत सारी तरह तरह की मतलब उन लोगों ने क्या किया, देखो सेफ गार्ड, यानी जो आर्मी थे उन्हें मतलब अपना किया। जैकोबिन्स क्लब ने जो जो गलतियाँ की उन्हें नहीं किया और अच्छे से मतलब चलाने लगे। तो उसी समय जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, जो जिसका मतलब सबसे शक्तिशाली मिलिट्री जिसका कहा जाता है, तो उसके पास वो मिलिट्री भी यही मतलब इन लोगों के रूल्स ये सब के कारण भी बनी। थ्रू ऑल दिस चेंजेस, मतलब इसके सारे चेंजेस के उपरांत गवर्नमेंट ने आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ ऑफ फ्रिक्वेंटली रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियाज दैट मोटिवेटली पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। उस समय में अलग अलग यूरोप में के एरिया में भी अब ये सब कुछ कुछ होने लगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, अब क्या वुमेन्स ने भी कोई रिवॉल्यूशन किया अपने अधिकार के लिए? तो यस फ्रेंड्स, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स, मतलब वुमेन्स का भी उतना ही हाथ है जितना मतलब नोबल्स का था, क्लर्जी का था, थर्ड स्टेट्स का था, पढ़े लिखे आदमियों का था, फिलोसोफर्स का था, जिन्होंने मतलब किंग को मतलब एब्सोल्यूट पावर से हटाने के लिए, तो उसमें वुमेन्स का भी था। लेकिन वुमेन्स को उनके अधिकार नहीं दिए गए और वुमेन्स को मतलब सिर्फ ये कहा गया कि अब आप लोग मतलब अपने जीवन थर्ड स्टेट्स के वुमेन्स को मतलब कोई भी चीज़ का मतलब ये था ही नहीं, कोई भी चीज़ का मतलब राइट्स इतना था ही नहीं। सिर्फ सेकेंड नोबिलिटी वुमेन्स को मतलब ये अधिकार था कि वो लोग स्कूल जा सकेंगे। और थर्ड स्टेट्स की मतलब वुमेन्स को था कि स्कूल भी जाने का कोई मतलब झंझट है ही नहीं। और एजुकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने लगा, नोबिलिटी को। तो अब उन लोगों ने क्या कहा कि हमें भी राइट टू वोट होनी चाहिए, हमें भी मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए। वुमेन्स ने ये अपना कहा था, भले उसे माना नहीं गया और वो लोग करीब काफ़ी सालों तक युद्ध मतलब उन लोगों ने अपना मतलब रिवॉल्ट किया। उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को हमेशा मार दिया जाता, फिर भी वो लोग हार नहीं माने, हमेशा करते रहे। उनका ये मतलब स्टार्ट हुआ था 1791 में स्टार्ट हुआ था और इसी तरह चलते चलते 1946 में एंड में आखिरकार राइट टू वोट जो था वुमेन्स को दिया गया। 200 साल तक ये मतलब वुमेन्स का ये लड़ाई चलता रहा। 200 साल, जितना समय हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उतना समय में वुमेन्स को ये आज़ादी मिली थी, सोच सकते हैं फ्रेंड्स। और उसी के बाद देख सकते हैं द लाइफ ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी वुमेन्स, अब वही बात है। और फिर अब क्या है, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के बारे में बता रहा है। तो उसमें क्या था कि इसे एक ट्रायंगल की तरह समझिए, एक ट्रायंगल की तरह। तो देखिए क्या होता था कि जो फ्रांस है उसने यहाँ पे फ्रांस ने छोटा सा मतलब उसके पास जगह था, मतलब लाइक फ्रांस आने चले, यहाँ पे है फ्रांस, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे यूएसए मतलब नॉर्थ यूएसए है, और यहाँ पे फ्रांस का ही एक एरिया है परंतु यहाँ बहुत दूर है। तो ज़्यादातर फ्रांस के लोग वहाँ पे वर्क करना नहीं चाहते थे क्योंकि अपना घर छोड़ के मतलब बेकार में मतलब इतना मतलब दूर जाके काहे वर्क करे, तो वो वहीं पे वर्क करते थे। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे टोबैको
ये या ब्रेड्स क्या मतलब हार्वेस्टिंग हुआ करता था, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो यहाँ पे आता था तो वो मतलब गिर गया, डिक्रीज हो गया वो। तो इसलिए अब क्या किया गया, एक शिप भर के फ्रांस से एक शिप गई। शिप की ड्राइंग थोड़ी सी मतलब बेकार है। तो वो पहले क्या कहाँ गई, पहले ऑस्ट्रिया में गई, फिर ऑस्ट्रिया के बाद वो वहाँ पे जाके लेबर्स को खरीदे, मतलब ऐसे लोग जो लेबर उनको प्रोवाइड कर सके उन लोगों के पास गए, और उन लोगों के पास जाके लेबर का मतलब उन लोगों ने लिया, और फिर वहाँ से यहाँ पे एगो बेचे और एगो नॉर्थ अमेरिका में बेचे, जहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। सो अब आगे देखते हैं। So, one of the most revolution of social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery। मतलब उन लोग का एक और था जैकोबिन्स ने, उन्होंने मतलब हटा दिया था कि स्लेवरी को हटा दिया था गया था। देखिए ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं तो उसी का है कि उन लोगों को मतलब इक्वल राइट्स टाइप मतलब मिल रहा है। सो जब जैकोबिन्स हट गए तो उन जो आगे वापस से जो मतलब आई, मतलब लाइक वापस से जो गवर्नमेंट आया तो उसने भी सोचा कि यही चीज़ रहने दे, लेकिन उन लोगों को ये पता चल गया था कि इससे नुकसान हो रहा है। क्या चीज़ का, बिग बिजनेसमैन जो होते हैं, अब उन लोग को ये नुकसान होता कि अब उन लोग के पास कोई भी वर्कर काम ही नहीं करेंगे। अब जब वर्कर काम नहीं करेगा तो टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब का मतलब कैसे होगा, फार्मर में भी ये सब नहीं करेंगे। तो अब इसीलिए उन लोगों ने क्या सोचा कि इसको मतलब अब वापस से मतलब स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब नेपोलियन जो रहता है वो भी इससे मतलब उल्टा ही स्लेवरी को मतलब प्रचार करता है, नेपोलियन भी। थ्रू आउट द 18th century देयर वॉज लिटिल क्रिश्चियन ऑफ स्लेवरी ऑन फ्रांस, मतलब बहुत ही कम, मतलब स्लेवरी का बहुत ज़्यादा मतलब उस समय तक हटने वाला था। तो यही सब होने लगा। अब स्लेवरी को फाइनली में मतलब हो गया स्लेवरी, क्योंकि स्लेवरी ना होने से बहुत दिक्कतें आ रही थी वहाँ पे। अब हम लोग अगला पढ़ने वाले था रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब जो रिवॉल्यूशन होने वाला और एवरीडे लाइफ में, तो ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लगभग ये एंड पे आ चुका है। अब तो अब आखिरी एक तरह से देखा जाए, अब इसके बाद देखो नेपोलियन के बारे में, ये आखिरी टॉपिक होगा नेपोलियन का। इसके बारे में नेपोलियन के बारे में कुछ बताऊंगा बातें। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 6 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो इसके साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले देखा जाए तो कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड। तो पॉलिटिक्स क्या ये सब चेंज कर सकता है? तो देयर विल बी चांस। तो द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मेनी सच चेंजेस इन द लीव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सब बहुत सारे चेंजेस ये सब आए। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice। अब इन लोगों ने ये कर दिया कि अब जो लिबर्टी और इक्वलिटी है वो अब प्रत्येक दिन के लिए मतलब पैसे चाहते थे। और जो ऑन इम्पॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। सेंसरशिप का लॉस किया था। और इन द ओल्ड डिज़ाइन का मतलब ख़त्म हो चुका था। ओल्ड डिज़ाइन पहले होता था कि बुक्स ये सब होता था, वो ओल्ड बुक्स न्यूज़पेपर्स ये सब होते थे, वो ओल्ड डिज़ाइन के बेस पे होता था। और जो सेंसरशिप क्या होता है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, सेंसरशिप अभी के समय में जब भी कोई मूवी आती है तो आप देखे होंगे ये कुछ जब भी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कुछ लिखा रहता है, जैसे मूवी का नाम, यहाँ पे मूवी का कुछ डिटेल्स, मूवी के ईयर्स, ये सब, या UA करके या A करके ऐसे करके लिखा रहता है। हाँ, तो वो क्या करता है कि वो लोग ऐसे सीन्स हटा देते हैं जो मतलब गवर्नमेंट को मतलब कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट को मतलब बुरा भला कह रहा है इस टाइप का, तो उसमें सीन्स को काट दिया जाता है। तो उसी तरह जो किंग जब हुआ करता था वो क्या करता था कि एक सेंसरशिप लिख रहा था, जिसके कारण कि बुक्स और न्यूज़पेपर जो होते थे तो उसमें
बुक्स और न्यूज़पेपर को वो लोग मतलब सेंसरशिप के थ्रू किंग अपनी बड़ाइयाँ लिखाता था, जिसकी वजह से लोगों को कभी भी सच्ची खबर, जो मतलब सच्ची खबर कहा जाए, तो वो कभी भी नहीं मिल पाता था उन्हें। तो यही सब चेंजेस आया जब किंग हार गया। तो अब उन लोगों को सेंसरशिप्स को उन लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया। और उस समय में क्योंकि ये मूवीज़ ये सब तो होती थी, वो लोग बुक्स और न्यूज़पेपर से करते थे, उससे सेंसरशिप उसके लिए था, तो उन लोगों ने हटा दिया और उन्होंने ट्रू का मतलब जो सच्ची खबर थी उसे मतलब कर दिया। और उसमें राइट टू ऑफ मैंस एंड सिटीजन, फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ये नेचुरल राइट्स है जो हम लोग पहले पढ़ चुके, अब उसे भी और अच्छे से मतलब किया गया। और न्यूज़पेपर्स और पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब देखिए क्या क्या गया कि ये सारी चीज़ों को मतलब अब स्प्रेड किया गया बहुत से जहाँ पे कंट्री साइड से सब में ये सब इवेंट्स ये सब होने लगे। और वहाँ पे ज़्यादा देख सकते हैं वुड बी एक्सप्रेस ईच साइड साउट to convince the others of its position through the medium of print, praise songs and festive procession attracted large number of people। मतलब प्रेस सॉन्ग्स ये सब करके मतलब कि उन लोगों को अट्रैक्ट कर सके इस टाइप का। और दिस वॉज वन वे दे कुड grasp the and identify with ideas such as liberty or justice that politically philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। और जो philosophers ने जो किया तो वही सारी किताबें ये सब मतलब दिखाया गया। तो अब आखिरी जो टॉपिक है वो है नेपोलियन के बारे में। तो जो नेपोलियन था ग्रेट मतलब जो मान सकते उसके पास एक सबसे शक्तिशाली आर्मी थी। और जो नेपोलियन था उसको मतलब ये था कि वो एक लोग समझते थे कि वो एक अच्छा आदमी है, वो एक अच्छा आदमी है। लेकिन और उसने क्योंकि वो आखिर ज़मीन जो होता है ना, मतलब जो भी फ्रांस का जो भी एरिया है उसको बहुत हद तक बढ़ाया था उसने, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था। लेकिन एक्चुअली में जो नेपोलियन है ना वो एक तरह का मतलब शातिर आदमी था जिसका पेड़ कभी नहीं भरने वाला था। उसने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, लाइक जो भी देश वो जीता था तो वहाँ पे एकदम मेन मतलब कोई भी होता था, कोई भी जीता है तो वहाँ पे अब कोई ना कोई होगा ना जो उस जगह को चलाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने ही परिवार का किसी आदमी को वहाँ पे रख देता है, जिससे उसी का परिवार बाद में जाके और ज़्यादा डेवलप कर जाए और ज़्यादा उसका परिवार कमाए। और ये जो नेपोलियन था ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शातिर जैसे मैं बताया हूँ। और इसका जो नेपोलियन का मतलब वो आखिर में मरा कब था, ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलो इन 1815। अब देखिए 1815 में फाइनली वो मर गया था, वाटरलो में हार गया था। लेकिन एक बात है, नेपोलियन जो था वो एक समझदार आदमी था। अगर वो अपनी समझदारी और अच्छे से करता उस आखिर उसके पास ये समझदारी था कि वो उसके पास एक पावरफुल आर्मी है, उस आर्मी का क्या क्या मतलब उसको करना चाहिए एकदम जल्दी एकदम मतलब क्विकली और मतलब अच्छे से मतलब जल्दी भी बताता था और सही भी बताता था इस तरह से। इसलिए वो इतना तक मतलब फ्रांस को इतना बड़ा कर सका था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश। तो अब मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि आखिर नेपोलियन का ज़्यादातर रहता है, नेपोलियन का क्या रहता है कि नेपोलियन का आप सोच रहे हो क्वेश्चन कुछ आएंगे। तो फ्रेंड नेपोलियन का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत कम आता है। मान के चलिए 15-10 साल में उसका कुछ एक आध क्वेश्चन ही आता है नेपोलियन के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। और हाँ, इसके मैथ्स और इकोनॉमिक्स का भी देखना मत भूलिएगा, उसमें और अच्छे से मतलब इससे रिलेटेड थोड़ा बताया हूँ, वो आप और देखेंगे तो आप समझ पाएंगे।